जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 5। कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने कवर कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रह गए थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की ड्यूरेशन आपको पता है जुम्मा है तो थोड़ा ड्यूरेशन कम होगी, इसीलिए होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, लेकिन वो मैं आज चेक नहीं कर रहा, वो कल चेक करूंगा होम असाइनमेंट आपकी, और डिस्कशन भी उसके क्वेश्चन की कल के लेक्चर में होगी। ठीक है जी, आज जरा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जल्द से। अच्छा, पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल की बात कर रहा है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का तो शेयर कैपिटल होगा ही होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। वो अगर रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है। लाजमी क्या है? उनका गारंटी देना, एग्री करना कि अगर कंपनी वाइंड अप में गई तो हम मेंबर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी इतनी अमाउंट की गारंटी देते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लायबिलिटी है? अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ फंडिंग। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी है, तो इस सूरत में लायबिलिटी क्या? इस सूरत में फिर दोनों तरह की लायबिलिटी हो जाएगी, शेयर्स वाली भी, गारंटी वाली तो होगी ही होगी, लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल है तो उसमें अनपेड अमाउंट की लायबिलिटी भी होगी उनकी। ठीक है, लेकिन फिर अगेन एम्फसाइज के तौर पे बता रहा हूं आपको, नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज का शेयर कैपिटल नहीं हो सकता है, लाने इजाजत दिया, लेकिन नॉर्मली नहीं होता जी। और अगर शेयर कैपिटल ना हो तो डिविडेंड किस हिसाब से होगा? देखिए, ये नॉर्मली जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आज हमने कंसेप्ट भी ये स्टडी करना है, तो ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देते। ठीक है, नॉर्मली ये नॉट फॉर प्रॉफिट, रेयर का बोला ना कि लिमिटेड बाय गारंटी बहुत कम होती है कंपनीज। क्यों कम होती है? ये नॉर्मली प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज नहीं होती, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, तो ये डिविडेंड पे करती ही नहीं अपने मेंबर्स को। और क्या क्वेश्चन? हाँ, होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसेप्ट क्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए है? यस, दोनों के लिए। इसका मतलब है होल्डिंग कंपनी पब्लिक है तो सब्सिडरी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, और होल्डिंग प्राइवेट है तो सब्सिडी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, नहीं कैसे? हाँ, लेकिन एक और कंसेप्ट था जो कल डिस्कस होने से रह गया था, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी, होली का मतलब पूरे का पूरा, होल होता ना, होली WHOLL, होली ओन्ड। एक होती है सब्सिडरी। सब्सिडरी कौन सी कंपनी? जिसके मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ शेयर कोई दूसरी कंपनी होल्ड करे, कंट्रोल करे, ओन करे। अगर 50% से ज्यादा ओन करे तो सब्सिडरी, और अगर 100% के 100% ओन कर जाए, होली ओन्ड सब्सिडरी। तो सर आप मुझे बताइए, होली ओन्ड सब्सिडरी के कितने मेंबर्स होंगे? एक ही होगा, क्योंकि 100% शेयर एक ही कंपनी के पास है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ही होगा। ये बाद में इस कंसेप्ट को मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि ये कैसे मुमकिन है। सब्सिडरी कौन सी कंपनी है? हाँ, कि अगर ए कंपनी के पास बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हों तो बी क्या बन जाएगी? कब? जब 50% से ज्यादा शेयर्स हों। और अगर शेयर्स 100% हो जाएं, ए बी के 100% शेयर्स एक्वायर कर ले, उसे क्या कहेंगे? होली ओन्ड सब्सिडरीज। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? लॉ में तो ये इतना इस्तेमाल नहीं होता सिवाय एक जगह पे। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है। कंसोलिडेशन जब आप करेंगे ना, तो उसमें ये होली और सब्सिडी का कंसेप्ट आएगा। अच्छा नहीं, ये इसका जब हम किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स एक्वायर करते हैं, एक कंपनी दूसरी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों कंपनीज मिलकर आपस में एक हो गई। ये मर्जर नहीं हो जाता। वो कंपनी अलग अपना काम करती है, ये कंपनी अलग काम कर, पेडिसर अलग काम कर रही है, यूफोन अलग काम कर रही है। ठीक है, वो दोनों अलग अलग कंपनीज है, वो मिलके एक नहीं हो जाती। जो मिलके एक होती है ना, उसे मर्जर कहते हैं, वो कोई और चीज है। होली ओन्ड सब्सिडी क्लियर हो गया कंसेप्ट? और क्या क्वेश्चन? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा, क्या ये सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएगी? इसका जवाब है नहीं, लेकिन आपने इसे आगे नहीं सोचना, अभी नहीं सोचना। ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि एक मेंबर होता है ना, तो बाद में कंसेप्ट को लिंक करवाने एक जगह पे जाके वो मैं करवाऊंगा। ठीक है जी, और क्या क्वेश्चन? एक और कंसेप्ट भी था फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी का हमने जिक्र किया था। ये कौन सी कंपनी होती है?
पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और पाकिस्तान में उसका कोई ब्रांच ऑफिस, कोई लाइजन ऑफिस, कोई बिजनेस वगैरह ब्रांच इस तरह की, इसे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान हुई है, ठीक है, विच कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान। या तो पाकिस्तान में कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है या उन्होंने पाकिस्तान में अपना कोई प्लेस ऑफिस प्लेस बिजनेस प्लेस स्टैब्लिश किया या लाइजन ऑफिस स्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये रटे वाला पॉइंट है, वेदर इटसेल्फ आर थ्रू एजेंट आर फिजिकली आर इलेक्ट्रॉनिकली, ये रटे वाला। आपको पता है आजकल बहुत सी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, ठीक है, या कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनका फिजिकली, जैसे उबर है, उनका शायद फिजिकली आपको प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली ऐप के जरिए से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है जिस कंट्री में उन्होंने ऑपरेशंस करने वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ लाइसेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो इस तरह के हम कंपनीज को फॉरेन कंपनी कहेंगे। फॉरेन कंपनी क्लियर। लाइजन ऑफिस का मतलब है ऐसा ऑफिस जिसके जरिए से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन हो रही हो, जिसके थ्रू। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ। ये कुछ टर्म्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कल टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने समझाई ना, वो अहम थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो टाइप ऑफ कंपनी मैं समझा रहा हूं ना आपको, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ठीक है। केस स्टडी में इसकी एप्लीकेशन नहीं पूछता, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट वगैरह, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ये केस स्टडी में भी एप्लीकेशन पूछता है। तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा कल का हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसको मैं इसकी एग्जाम पोर्टस को सामने रखते हुए सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फर्दर डिटेल में हम नहीं जा रहे। फॉरेन कंपनी मुझे बताएं, क्लियर हो गया? चलिए। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? जो ओन्ड, सिंपली जो गवर्नमेंट। अच्छा, पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क है। ये जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है ना, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा सिक्योरिटीज किसको कह रहा है? शेयर्स और डिबेंचर। अच्छा सुने, शेयर्स और डिबेंचर। लेकिन जब हम वोटिंग सिक्योरिटीज की बात करते हैं ना, तो नॉर्मली इससे मुराद सिर्फ शेयर्स। क्यों भला? क्योंकि वोटिंग राइट शेयर्स के साथ अटैच होते हैं। वोटिंग राइट का मतलब है फैसला करने के हकूक। मुझे ये बताइए, बिजनेस के अंदर फैसला करने के हकूक किसके होते हैं? मालिकान के होते हैं, या के जिन्होंने कर्जा दिया होता है उनके? मालिक। कर्जा देने वाले को तो सिर्फ इससे घर से मुझे मेरा इंटरेस्ट मिले, मुझे मेरी रीपेमेंट मिले। फैसला, डिसीजन मेकिंग पावर इस ओनर्स के पास होते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, सिक्योरिटीज की दो टाइप्स, शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर के साथ वोटिंग राइट्स अटैच नहीं होते, शेयर के साथ वोटिंग राइट्स अटैच होते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर है, आप उस कंपनी के क्रेडिटर तो हैं, ओनर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आप उस कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए लफ्ज सिक्योरिटी और वोटिंग सिक्योरिटी में फर्क है। जहां पे सिक्योरिटी लिखा हो आपने सिर्फ सिक्योरिटी लिखना, जहां पे वोटिंग सिक्योरिटीज लिखा हो तो पक्की बात है, वादा करें कि जहां पे वोटिंग सिक्योरिटीज लिखा है वहां पे आप भी वोटिंग सिक्योरिटीज ही लिखेंगे, पक्की बात है। चलो चलिए, ठीक है। मुझे ऐसी कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ले ले, तो सारे फैसले किसने करने? आप गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी वगैरह के पास हो, या और गवर्नमेंट के पास पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ उसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि देखिए, कंपनी के फैसले किसने करने हैं? डायरेक्टर्स ने। तो या तो आप खुद ओनर बन जाए और खुद डायरेक्टर बन के फैसले कर लें, या आप अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें वो फैसले। अगर डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करेंगे तो डायरेक्टर जाहिर है आपके इशारों के मुताबिक ही चलेंगे, वो जो आप कहेंगे वही फैसले करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए तो भी वो कंपनी, दूसरी कंपनी आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें ना, तो यही 2 पॉइंट सब्सिडरी बनाने के लिए भी थे, और यही 2 पॉइंट्स उसने पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि कंसेप्ट वही है कि वो कंपनी जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये इसमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी शामिल है। अब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है, अभी इसकी तरफ नहीं आ रहा। और इसके साथ अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हम पास होना चाहते हैं, पहला मकसद ये, और दूसरा मकसद पता है क्या है? कम से कम मेहनत करके पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो और मेरी भी जिंदगी आसान हो, तो मैं जो कुछ कहूं आंखें बंद करके उस पर एतबार करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इस कंसेप्ट को इस तरीके से करना है तो वैसे करना है, अगर मैं कहूं इसका रटा लगा लेना है तो फिर उस लाइन का रटा, आपने फिर उसके बारे में सर्च करने की कोशिश नहीं करनी। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी में वोटिंग सिक्योरिटीज वाला कंसेप्ट समझा दिया, ये समझ आ गया। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वाला कंसेप्ट समझाया, समझ आ गया, समझ।
इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी भी शामिल हो सकती है पब्लिक सेक्टर में, नॉट, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जब ऐसी कंपनीज को ओन करती है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को सर्व करना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर वासा को ओन कर रही है, गवर्नमेंट अगर लेस्को को ओन कर रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज को, पानी सप्लाई करने वाली कंपनीज को, टेलीफोन सप्लाई करने वाली कंपनीज को, एयरलाइंस को, तो गवर्नमेंट का पहला मकसद लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। बाद में गवर्नमेंट प्रॉफिट की तरफ जाती है, लेकिन वो भी अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, आपको पता है वो बेल आउट पैकेज वगैरह गवर्नमेंट दे देती है कंपनीज। तो इसीलिए ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कंपनीज होती है ना, वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, इसीलिए उसने खास तौर पे लिख दिया इंक्लूड। अच्छा, यहाँ तक कंसेप्ट है, इसके आगे एक लाइन लिखी है वो आपने रटा लगा लेनी है कि इसमें वो स्टॉक एक्सचेंज, नॉमिनेशन वो भी शामिल होगी, उसको आंखें बंद करके रटा लगा लेना, आपने समझना भी नहीं है, क्लियर। क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको सिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें हैं ना, वो मैं तजर्बे की बेस पे आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा, आपने हरगिज उनके बारे में शक-शुबे में मुबतला नहीं होना, बस जो कहूं उसको याद करना। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन ओके, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ओके। अब आते हैं एक मशहूर मारूफ डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। ये अक्सर पूछ लेता है, बहुत अहम है, इसमें एक एक पॉइंट को आपने समझना है और याद करना है। ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन कई दफा पूछ लेता है। लेट्स फर्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी का मतलब है लोगों का इकट्ठ, इज्तिमा, जो लोग जमा हुए हों, बॉडी। और कॉर्पोरेट का मतलब है उनका सेपरेट लीगल स्टेटस हो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ऐसे लोग, ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस है, वो सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इसे समटाइम बॉडी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। बॉडी का मतलब क्या है? बहुत से लोग मिलकर कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाए। कॉर्पोरेट का मतलब उस एसोसिएशन का सेपरेट लीगल स्टेटस हो। अच्छा बताइए, क्या कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ कंपनी नहीं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, लेकिन वो अपने लॉ के अंदर उनका सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, अंडर कंपनीज एक्ट नहीं होगा, होगा सेपरेट लीगल। देखिए, सेपरेट लीगल स्टेटस एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कंपनीज पे तो अप्लाई होता है, लेकिन लाजमी नहीं सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो, वो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई हो सकता है। तो यहां पे इसलिए ध्यान में रखिएगा, पहला असूल, बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड कंप्रीहेंसिव है कंपनी की निस्बत, इसमें कंपनी भी आएगी, कंपनी के अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पहली चीज हमने क्या सीखी? बॉडी कॉर्पोरेट इज इक्वल टू कंपनी प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या, वो हमें बता रहा है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पहला पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेशन इंक्लूड क्या? कंपनी, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनी लॉ, वो बॉडी। ये तो है ही है ना, ये तो लिखी बड़ी बात है ना, इसमें तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई है वो क्या है, क्योंकि उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी लॉ से क्या मुराद है भला? कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन मुझे बताइए 2017 से पहले कोई कंपनी नहीं थी क्या पाकिस्तान में? वो कंपनीज ऑर्डिनेंस का, शाबाश। तो इसका मतलब है कंपनी लॉ इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट 2017 एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा मुझे बताइए 1983 में कोई कंपनी नहीं थी क्या पाकिस्तान में? ठीक, हाँ, उससे पहले कंपनीज एक्ट। ये लॉ जो है ना, ये चेंज होता रहता है। तो कंपनी लॉ से मुराद एग्जिस्टिंग या प्रीवियस, सारे, यानी कोई भी कंपनी जो किसी भी कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में, वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल है। एग्रीड? दूसरा, क्या ख्याल है उन कंपनीज का जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है? ऐसी कंपनी, हाँ, फॉरेन कंपनी उसकी एग्जांपल है, लेकिन वो मैंने समझा दिया हुआ है इसलिए इसको यहां से हटा रहा हूं। फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनीज का बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई क्या? इंडिया की किसी कंपनी का नाम याद है? टाटा, हाँ, मुझे भी ऐसे टाटा, हाँ, एयरटेल, ठीक, एयर इंडिया, ठीक है जी। अगर वो पाकिस्तान में आके अपने ऑपरेशंस करें या जॉइंट वेंचर कर लें पाकिस्तान की किसी कंपनी के साथ, अच्छा उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक रजिस्टर नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि वो इंडिया के लॉ के मुताबिक रजिस्टर हो चुकी है। क्या हम उसे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कंपनी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, अनलेस के वो पाकिस्तान में अपना कोई ना कोई ऑफिस खोले तो फिर उसे हम फॉरेन कंपनी कह सकते हैं, तो बिजनेस कंडक्ट करे। लेकिन अगर वो बिजनेस कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, सम टाइम किसी तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज या कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है,
तो हम उसे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कंपनी ने, क्योंकि वो कंपनी उसको कहते हैं जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड, और कंपनी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई उन्हें क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट तो है, कंपनी नहीं है। कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई, पाकिस्तान में। फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसी दूसरे, पाकिस्तान के अंदर ही किसी दूसरे रेलिवेंट स्टैट्यूट या रेलिवेंट लॉ के में रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट में, 3 चीजें शामिल है। पहली सबसे बड़ी एग्जांपल, हर वो कंपनी जो कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड, जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ में हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी लॉ में नहीं लेकिन पाकिस्तान में किसी दूसरे लॉ में रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ये भी पाकिस्तान के अंदर ही रजिस्टर्ड है लेकिन कंपनीज एक्ट में, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही रजिस्टर्ड है लेकिन अदर लॉस में, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिएट करने के अलग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है, उसके लॉ में। और ये कौन सी टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है? जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में 3 चीजें, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर एनी अदर लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, या ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में तीनों आएंगे। अच्छा, फिर वो कहता है अब ये चीजें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इनका भी एक अलग लॉ है लेकिन इनको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। और इसी तरह हर वो स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। अच्छा, ये लाइन ना आपको अक्सर लॉ में मिलेगी। पहले बताएगा इसमें कौन कौन से लोग शामिल है, ये शामिल, ये शामिल, ये शामिल, ये शामिल, ये शामिल। फिर कहेगा हर वो बंदा जिसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है वो भी शामिल, ठीक है। बाजू का ऐसा होगा, और डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, ये। अच्छा, अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो अपना बंदा ले आए, जब मर्जी। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो इस तरह की मिलती जुलती लाइन अक्सर आपको लॉ में मिलेगी कि जिसको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे वो भी पर्सन क्वालिफाइड समझा जाएगा, वो भी कंपनी इसी टाइप की समझी जाएगी, या उस पर भी ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हो गए बॉडी कॉर्पोरेट के। मैंने आपको कितने पॉइंट सिखाए? 5। 3 मैंने एग्जांपल्स दिए आपको जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, और 2 एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी ध्यान में रखिएगा। और जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल है 3 वो कौन से? एक इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर एनी अदर स्टैट्यूट और लॉ, और तीसरा इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। चले, अच्छा, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछेगा, इसका घर जाके दबा के रटा लगा लेना आपने जी। देखिए, ये भी इस फॉरेन कंपनी और इसके सेकंड पॉइंट में फर्क ये है कि इसके अंदर फॉरेन कंपनी शामिल है। फॉरेन कंपनी के लिए असल में 2 क्राइटेरिया, एक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान हो और दूसरा वो बिजनेस एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर रही हो पाकिस्तान में या उसका ऑफिस हो, ठीक है। जबकि यहां पे वो कहते हैं कि जी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो दिस लाइन, दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी जी। एनजीओ किस में आएगी? मेरा अगला क्वेश्चन, एनजीओ किस किस्म की? ऐसी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या ऐसी जिसको प्राइवेट पार्टीज, जैसे एडी फाउंडेशन, बिल्कुल ठीक है, ये भी एनजीओ, जैसे शौकत, ये भी एनजीओ, लेकिन इसको गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही। ये सिर्फ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट ओन कर रही है, ठीक है। कुछ जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, कॉलेज, गवर्नमेंट, उनको हम कहेंगे ये पब्लिक सेक्टर एंड, यानी ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिनको गवर्नमेंट ओन कर रही है उनको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी, और वो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड भी है। नहीं, असल में एनजीओ से मुराद हम उन्होंने वर्ड एनजीओ बोला, असल में इसके लिए लॉ में वर्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रेलेवेंट स्टैट्यूट। देखिए, अगर उनका सेपरेट, मुझे पता नहीं उनका सेपरेट लॉ है कि नहीं, अगर वो अपने सेपरेट लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है तो फिर बिल्कुल इसी में आएंगे, ठीक है। नहीं, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो तो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये पूछना चाहते हैं? यस, प्राइवेट कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। वो किस कैटेगरी में आएगी? पहले वाली। यानी आपको बताया था बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी लॉ प्लस अदर आइटम।
इसके ऊपर ज्यादा गौर व फिक्र ना करें, सिर्फ रट्टा लगाना है आपने। मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट के 5 पॉइंट्स बताए हैं, वो लाजमी आपको याद होने चाहिए। इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान अंडर एनी अदर लॉ, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, खत्म कर। और पब्लिक सेक्टर कंपनी की क्या डेफिनेशन? ओन मोर देन 50% हाफ शेयर ओन बाय गवर्नमेंट, वोटिंग सिक्योरिटीज और मोर देन 15 डायरेक्टर पॉइंट करने की पावर हो, इट इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, खत्म। और कौन सी डेफिनेशन? फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड पाकिस्तान एंड बिजनेस, बस डेफिनेशन क्या तक ये थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, अब ये भी आई कैप अक्सर पूछता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आई कैप अक्सर पूछता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है क्या? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करती। अच्छा, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दुनिया पाकिस्तान में? yes, बिल्कुल होती हैं, ठीक है। लम्स, अच्छा ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फर्ज कीजिए आप में से 4-5 लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे मेरे 1-2 स्टूडेंट थे वो कर भी रहे थे कि सर हम जिस शहर से, जिस गांव से आए ना, वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने के हालात जो है बड़े वो ख़राब है, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें हम खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों से मिलकर कंट्रीब्यूशन करवाते हैं, और अपने इलाके में जहाँ जहाँ कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो काबिल हों, पढ़ने वाले हों, पैसे की कमी की वजह से ना पढ़ सके, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसमें जाहिर है वो उनको बच्चों को एडमिशन लेके देते होंगे, कुछ चीज़ें बुक्स वगैरह बाय करते होंगे, हो सकता है किसी को हॉस्टल वगैरह के फीस वगैरह उसमें भी फैसिलिटेट करते हों। तो ये इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट। ये काम किस तरह करती हैं भला? ये नॉर्मली, ये सिर्फ एक एग्जांपल दी समझाने के लिए, इस तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों से डोनेशंस वसूल करती हैं और जो पर्पस बताया होता है उन्होंने उसके मुताबिक उस डोनेशन को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से हॉस्पिटल्स अभी भी आप सड़कों पे जाए तो दाएं बाएं आपको बैनर वगैरह लगे नजर आते हैं जिसमें वो डोनेशन वगैरह आपसे कह रहे होते हैं कंट्रीब्यूट करने को। तो इनका काम क्या होता है? लोगों से डोनेशन रिसीव की और उस डोनेशन को उस फलाही कामों में खर्च किया जिसके लिए इन्होंने कहा हुआ था कि हम इससे गरीबों का इलाज करेंगे या हम इनसे उनकी एजुकेशन में उनको सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या इन्हें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए या सिंपल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस होते हैं उसी तरीके से काम करना चाहिए? ये एक बेसिक। अच्छा, लॉ इनको इनकरेज करता है कि ये कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, इसलिए नहीं कि इनसे टैक्स वसूल करना है। टैक्स में नॉर्मली इनको एग्जम्पशन होती है, इसलिए कि अगर ये अपने आप को कंपनी, ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा लेंगी तो इनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। वरना हो सकता है ये लोग बेचारे अच्छा काम कर रहे हों, कहीं पे फॉर एग्जांपल खुद से रेंट पे जगह लेके उसमें कंस्ट्रक्शन की हो कि चलो हॉस्टल वगैरह बना दिए बच्चों के रहने के लिए, लेकिन अगर रेंट ये पे ना कर पाए तो जो मुझे बताइए, जो उस बिल्डिंग का मालिक होगा, क्या वो ये सोच के कि चलो अच्छा काम करते, फलाई काम करते, रेंट माफ कर देता हूं, ऐसे करेगा? मे भी वैसे ना करे, वो फिर इन लोगों को पर्सनली इनसे कहेगा कि आप मुझे रेंट पे करें, चाहे आप अपने घर के पैसों से, घर के अखराजात से क्यों ना मुझे पैसे अदा करें। भाई ऐसे हो सकता है कि नहीं कि नेकी करते करते वो बेचारे खुद मसले में फंस जाएं। तो लॉ ने ऐसे लोगों को कहा है कि जब आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को रन कर रहे हो, बेहतर है उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें। फायदा क्या होगा? आपकी कंपनी की एसोसिएशन में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। फिर अगर कभी ऐसा होता है कि अखराजात करते करते आपके अखराजात ज्यादा हो जाते हैं और लायबिलिटीज पे नहीं कर पाते, तो कम से कम आपको पर्सनली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आप जो है अपने घर से पैसे लेके आए, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो मुझे बताइए, अगर कोई भी लोग एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम करना चाहते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे उनको कि कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर रजिस्टर करवा लें या ना करवाएं? करवा लेना चाहिए उनको। क्यों करवा लेना चाहिए? इससे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, उनके फायदे की बात है। अच्छा, मजे की बात, लेकिन उन लोगों ने कहा सर जब लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी तो हमारे नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा, और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड से मुझे याद आया कि कल के लेक्चर के एंड पे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई थी, आपने मुझे याद नहीं करवाया ना, कर टाइम खत्म हो गया था, तो आज जब टाइम शुरू हो तब याद करवा देता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं? उसके नाम के साथ, उसके नाम पे कौन से लफ्ज से? लिमिटेड से। याद रखें, कुछ कंपनीज के नाम के एंड पे लफ्ज कंपनी भी आता है, लेकिन लफ्ज कंपनी से कंफर्म नहीं होगा कि कंपनी है कि नहीं। किससे कंफर्म होगा? याद रखें, पाकिस्तान में कंपनी के लिए यह लाजमी नहीं है कि उन्होंने अपने नाम में लफ्ज कंपनी ऐड करना है, बल्कि क्या लाजमी है उनके लिए? अपने नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड ऐड करना है।
अगर किसी भी कंपनी के नाम के एंड पे लिमिटेड, इसका मतलब है ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। फैसल लिमिटेड नेचुरल पर्सन है कि कंपनी है? कंपनी है। कैसे पता चला? इसके नाम में लफ्ज कंपनी तो नहीं आ रहा, लेकिन लिमिटेड से पता चला। अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के एंड में लिखेगी प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो अपने नाम के एंड में सिर्फ लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखेगी। प्राइवेट नहीं है, लफ्ज प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक है। ये बात समझ आई? प्राइवेट है तो अपने नाम के एंड में क्या लिखेगी? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक है तो नाम के एंड में क्या लिखेगी? सिर्फ लिमिटेड। और गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड लिखेगी। अनलिमिटेड है तो नाम अनलिमिटेड लिखेगी। सिंगल मेंबर कंपनी है तो, अच्छा बताइए, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी हमेशा की पब्लिक भी हो सकती है? प्राइवेट, तो वो लिखेगी एसएमसी प्राइवेट कंपनी, सॉरी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एसएमसी का मतलब सिंगल मेंबर कंपनी। क्लियर हुआ? ये अल्फाज नाम के एंड पे लिखे होने जरूरी हैं, जिससे पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनी है और इसकी लायबिलिटी क्या है। ठीक है, लेकिन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वालों ने एससीसीपी से कहा सर हम अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर तो करवा लें, लेकिन जब हमारे नाम में लफ्ज लिमिटेड आएगा तो लोग तो दूर से देख के भाग जाएंगे मैं कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, दूर से देख के भाग जाएंगे। नहीं, एससीसीपी ने कहा लो तुम्हारे लिए एक वो खसूसी राय दे रहे हैं जो दुनिया में और किसी कंपनी को हम नहीं दे रहे। वो क्या? तुम कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाओ, तुम होगे भी कंपनी, लेकिन नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड ना लगाना। नाम के एंड पे लिमिटेड लफ्ज, बताइए ये सहूलत है कि सजा है? ये सहूलत है, ज़हन में रखिएगा, ये सहूलत है, सजा है भाई कर। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं चले कोई बात, लेकिन अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो कुछ लोग मिल गए, आपको कंपनी फार्म में बिजनेस स्टैब्लिश कर ले, सॉरी कंपनी फार्म में ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कर लेनी चाहिए। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, कमीशन के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा। लेकिन याद रखें, कमीशन जहां पे आपको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस इशू करेगा, आपको टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिलेगी, आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी नहीं लिखना, इतनी सहूलियात मिलेंगी, तो क्या कमीशन कोई शर्तें भी नहीं रखेगा कि ये ना हो डोनेशन लेके आप खुद खाओगे, सबसे ज्यादा तो हकदार मैं ही हूँ, छोटी सी गाड़ी है मेरी, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो अच्छी बात है। तो कमीशन कुछ कंडीशन रखेगा, वो कंडीशंस क्या है वो सुनने वाली है। कंडीशन किस चीज की है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर एक आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को एज कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, क्या कंडीशन है आसान, याद करने वाली चीज है लेकिन है आसान। सबसे पहला कि जरूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या हो, वो किसी यूजफुल सोशल ऑब्जेक्ट के लिए हो। यूजफुल सोशल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है जरा बताएं? लोगों को हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, लियारी में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होंगे, जिनका काम क्या होगा? एजुकेशन एक्टिविटी, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, हेल्थ वगैरह वगैरह, आगे 2-3 और भी एग्जांपल है। यानी ये आप समझते हैं कि ये गुड एक्टिविटीज हैं सोसाइटीज के लिए, इस मकसद के लिए हो, प्रॉफिट पर्पस के लिए ना हो। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आम कंपनी देखेंगे ना, उसके जब मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें जो कंपनी का पर्पस लिखा होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये प्राइमरी पर्पस होता है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस टू मैक्सिमाइज मेंबर्स ओनर्स वेल्थ नहीं है, बल्कि क्या है? टू सर्व सोसाइटी, किसी भी सेक्टर में टू सर्व सोसाइटी। ठीक, दूसरा, इसको जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने की इजाजत तो होगी, लेकिन ये उन पैसों को मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यानी इस कंपनी का देखें, क्या इस कंपनी की कोई इनकम होगी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की? कहां से आएगी? डोनेशन से आएगी। क्या इसका कुछ खर्चे होंगे? बिल्कुल, वो जो भी इन्होंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया इसमें। अच्छा एक चीज में रखिएगा, अगर एक दफा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर वो इसमें नहीं खर्च कर सकते, इसी में खर्च करना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये लाइसेंस में लिखा होता है कि किस पर्पज के लिए। लेकिन जिस पर्पज को भी इन्होंने सेलेक्ट किया, कुछ इनकम भी आएगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। अक्सर ऐसा होगा एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम है, लेकिन अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है, सरप्लस है, क्या वो डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे? नहीं। क्यों ना करे? क्योंकि इसका मकसद अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करना नहीं है, सोसाइटी को। ये डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकते अपने मेंबर्स को, ये कंपनी चाहे सरप्लस हो भी जाए, डिविडेंड की पेमेंट अपने मेंबर्स को। अच्छा अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट नहीं कहना, सरप्लस कहना, सरप्लस हो गया, उस सरप्लस को मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो फिर क्या करे? उसका अपने उसी ऑब्जेक्ट में सर्कुलेट करे, इस्तेमाल करे।
अप्लाइज प्रॉफिट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अपने उसी ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करें, मेंबर्स को नहीं देना, मेंबर्स को नहीं, वरना मेंबर्स दूसरों का नाम लेके खुद अपनी जेब में पैसे डालते रहेंगे। फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट, ये उन्होंने कंडीशन रिसेंटली ऐड की है। आप भी देखते होंगे अखबारों में शायद खबर पढ़ते हो कि कुछ एनजीओज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बैरूनी जो फॉरेन फंडिंग से चलती हैं और उनके एजेंडा पे काम करते हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं वो अजीबो गरीब से करते रहते। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपके ये लाइसेंस हम दे रहे हैं लेकिन आपने किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होना जो अगेंस्ट लॉ या नेशनल इंटरेस्ट हो, ठीक है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये ना हो कि जो गद्दार है, जासूस है, वो जब कभी पाकिस्तान में आते हैं वो इस एनजीओ के ऑफिस में आके स्टे करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन। नॉर्मल कंपनीज अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स खुद बनाती हैं या उसमें चेंज भी कर सकती है, लेकिन इस कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कमीशन की तरफ से बनेगा, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगा और उसमें सिग्नेचर करेंगे, उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस कमीशन ने कह दी उनको चेंज नहीं कर सकते, उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मजीद अगर कोई कंडीशन कमीशन कहे ना वो ऐड कर सकते हैं, यानी उसके अंदर उस स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर जो शर्तें हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि कमीशन अगर मजीद कंडीशन ऐड करने को कहे तो वो कर सकते हैं। ये इतनी कंडीशंस आपने पूरी की, इतनी ज्यादा, कौन कौन सी कंडीशन पूरी की? सबसे पहले हमने कहा सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर हमने कहा जो भी पैसे आएंगे अपने मेंबर्स को नहीं देंगे, फिर हमने कहा उसी एक्टिविटीज में री इन्वेस्ट करेंगे, फिर हमने कहा कि लॉ के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे, फिर कहा एसोसिएशन यानी काम करने का तरीकाकार जो कमीशन ने फॉर्म स्पेसिफाइड किया उसी के मुताबिक चलेगी कंपनी। फिर हमने कहा अगर एडिशनल कंडीशन वो बिल्कुल, जब इतनी सारी कंडीशन ऐड कर लेंगे तो पूरी कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या भला? होगा ये कि कमीशन फिर हमें लाइसेंस देगा, उस पर लिखा होगा आपको एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर किया जाता है, जाएं और लोगों से खूब चंदा मांगे और पैसे इकट्ठे करें, दिन रात पैसे इकट्ठे करें, ये लाइसेंस मिल जाएगा। और एक और बात अच्छी होगी क्या कि आप नाम के साथ वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन लायबिलिटी स्टिल आपकी लिमिटेड होगी। हालांकि आपको पता है कि अगर पब्लिक कंपनी हो तो नाम के एंड में लिमिटेड लिखना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी हो तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है, अगर गारंटी लिमिटेड हो तो नाम के एंड में गारंटी लिमिटेड लिखना पड़ता है, लेकिन यहां पे क्या, ठीक है, लायबिलिटी लेकिन लिमिटेड ही होगी। अच्छा, आपको मैंने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताए हुए हैं? अच्छा, क्वेश्चन में चले वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज बताते जाए मुझे, एक थी प्राइवेट एक थी पब्लिक। प्राइवेट में सिंगल मेंबर कंपनी का मेंबर हमेशा सिंगल ही होगा, एक, ना 0 ना 2, एक ही होगा। अदर देन एसएमसी कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी है ना, मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी की एग्जांपल बता रहा हूं, सिंगल मेंबर कंपनी है तो मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। और अगर पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड तो मिनिमम 3, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आ गया, आज का आखिरी सवाल, फिर उसके बाद खत्म, लेक्चर खत्म। इस कंसेप्ट को पढ़ के मुझे बताइए, क्या एक प्राइवेट कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर हो सकती है? यहां से लेके यहां तक इस कंसेप्ट को के बताइए। नहीं हो सकती, पैसे कम होंगे। वो कैसे कम इकट्ठे होंगे? प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स लिमिटेड होंगे, डोनर्स लिमिटेड नहीं होंगे। जो डोनेशन देने वाला है वो मेंबर थोड़ा ही होगा, उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन थी कि हम जैसे पब्लिक से हाँ, शाबाश, ये इन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया कि सर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन थी कि जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, ये एक अच्छा पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट भी है, इन्होंने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि ऐसी कंपनी अपने नाम के एंड में वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, नोट करें, प्राइवेट कंपनी। इसलिए याद रखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ये प्राइवेट कंपनी नहीं, ये पब्लिक कंपनी ही कन्वर्ट हो सकती है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में। या जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जब कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगी तो पब्लिक कंपनी के तौर पे होगी। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मुझे बताइए, एक जगह पे उसने लिखा हुआ है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा कब?
जब उसके मेंबर्स की तादाद कितने से कम हो जाए, कितने से कम हो जाए, 3 से। 3 से 2 ने लिखा, क्यों नहीं लिखा हुआ, वो प्राइवेट कंपनी के लिए। शाबाश शाबाश। तो ये जरा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। बहरहाल चलें, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस समझ आ गई आपको, प्रिविलेजेस क्या मिलेंगी लाइसेंस लेने के लिए, क्लियर हो गया। बस ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस और इफेक्ट ऑफ लेकिन बेफिक्र कल। अच्छा, कल के लेक्चर में हम पहले ये कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद होम असाइनमेंट की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। और होम असाइनमेंट आपने लाजमी लेके आना। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम अगर तादाद हो। चलिए वो जब देखे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है फायदा ये भी होता है क्या, अगर कोई कंसेप्ट इक्का दुक्का रह गया हो ना, जैसे हम भूल गए थे वो यहाँ पे कल, ठीक है, तो क्वेश्चन में जब वो टेस्ट हो रहा होता है ना तो पता चल जाता है, वहां पे कंसेप्ट में डिस्कस हो जाता है, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया, मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको लगे कि मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए, जितने क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए। देखें, आपको मैं कोई इतनी सख्ती नहीं करता कि आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, सख्ती करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको बार बार ये जरूर कहता हूँ कि असाइनमेंट जरूर करें। अगर 10 क्वेश्चन है, चलो 10 ना हुए 9 कर लें, 9 नहीं 8, 8 नहीं 7 कर लें, करें तो सही, रिटर्न फॉर्म में करें। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, सर पढ़ के आ जाते हैं, सर पढ़ लिया, पढ़ने से चीज़ नहीं वो पासिंग वाली साइड में नहीं जाती, आप सिर्फ रीडिंग करने से। रिटर्न फॉर्म में आपने इनको अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट करेंगे कल। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।